हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स। इस वीडियो में हम जो है एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टॉपिक है टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन जुडिशरी सिस्टम। जैसा कि चाहे वो आम आदमी हो या फिर लॉ स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो, उसको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा हिंदुस्तान जो है कितने क़वानीन से चलता है, कितने क़ानून से चलता है। ये बेसिक जो नॉलेज हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इंडियन जुडिशरी में कितने किस्म के लॉज है वो जानने की कोशिश करेंगे। Before discussing on types of laws in Indian judiciary system, we shall try to understand and learn some basic terms. हिंदुस्तानी कानून कितने किस्म का है ये जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स है, अगर हम इसको समझेंगे तो इंडियन जुडिशरी के अलग अलग किस्म के जो लॉज है वो हम आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला है एक्ट। ये एक्ट होता क्या है ये हमको बहुत जानना जरूरी है। उसी तरीके से कोड भी हमको जानना जरूरी है। तीसरा है आर्टिकल, चौथा है सेक्शन। ये चार टर्म्स अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हम जो है डिफरेंट टाइप्स के जो लॉज है, डिफरेंट टाइप्स के जो कानून हैं हिंदुस्तान में, वो हम आसानी से जानने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहला जैसे कि मैंने कहा एक्ट क्या चीज है? व्हेन ए बिल इज पास्ड फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा एंड आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इट इज कॉल्ड एज एक्ट। एक बिल जो गवर्नमेंट रखती है लोकसभा और राज्यसभा में और ये पास हो जाता है वोट के जरिए, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट का नॉड मिल जाता है, प्रेसिडेंट का एक्सेप्टेंस हो जाता है, तो वो बिल एक्ट बन जाता है। जिस तरीके से आपने और हमने देखा कि पिछले 2 या 3 साल से हिंदुस्तान में एक कानून के ऊपर बहुत ज्यादा एजिटेशंस और प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। बिल का नाम था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। बाद में पास होने के बाद वो बना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वो एक्ट बना है। अभी जो है आप और हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से जो फार्मर्स जो है जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका भी एक कानून बनाया गया था हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के जानिब से, तो वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कानून के खिलाफ। तो ये कानून पास हुआ, लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद ये एक्ट बना, ये एक कानून बना है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड फार्म एक्ट। दूसरा है कोड आपने और हमने कई बार सुना, मिसाल के तौर पर लॉ के जिम्मन में, लीगल कॉन्टेक्स्ट में हमने कई बार ये वर्ड सुना है कोड। ए लॉ सिस्टम विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट एंड इट इज ऑर्गेनाइजली रिटन थ्रू कोडिफिकेशन इज कॉल्ड कोड। एक लॉ सिस्टम है, एक कानूनी सिस्टम है, उसको जो है ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा गया है, उसी को हम कहेंगे कोड। अब जैसे मिसाल के तौर पर कई सारे खवानीन हैं, आप अलग अलग पेपर में रख दे के ऐसी फेंक देंगे तो हम बोलेंगे कि ऑर्गेनाइज नहीं है। तो उसको क्या किया गया, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसको एक पॉइंट्स बनाकर हमारे एक कानून बनाया गया, उसको हम कोड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। जो लॉ स्टूडेंट्स है और जो लॉ का इल्म रखते हैं, लॉ की नॉलेज रखते हैं, उनके लिए तो आईपीसी तकिया कलाम है, उनको दिन में कई बार आईपीसी का वर्ड इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860, ये आईपीसी क्या है? जो ऑफेंसेस है और उसकी जो पनिशमेंट है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा गया है, एक पॉइंट वाइज लिखा गया है, उसको हम कहेंगे कोड। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी एंड एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स है। तीसरा है आर्टिकल। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन पॉइंट्स। हमारा जो हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी ऐसे ही लिखा हुआ नहीं है, वो भी पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर आप और हम जानते हैं कि कोई भी आप टेक्स्ट बुक निकाल कर देख लीजिए, टेक्स्ट बुक में हर चीज एक पॉइंट वाइज होती है, हर चीज एक चैप्टर वाइज होती है, हर चीज एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखी होती है। उसी तरीके से हमारा हिंदुस्तान का कानून है तो वह ऐसे ही लिखा नहीं होगा, यानी कोई पेपर में ऐसे लिख दिए, कोई बड़ा चैप्टर लिख दिए, कोई बड़ा पैराग्राफ लिख दिए, कोई ऐसे लिख दिया और कह दिए कि ये कानून है। नहीं, हमारा कानून ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। और हमारे हिंदुस्तानी कानून के जो पॉइंट्स है, अलग अलग जो पॉइंट्स है, उसको हम आर्टिकल्स कहेंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उठाकर, हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर उठाकर देखिए, किताब उठाकर देखिए, उसमें आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे और उस पॉइंट्स को आर्टिकल्स कहा जाता है। हमारे हिंदुस्तानी कानून में, दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स है। चलिए, फोर्थ जैसा कि मैंने कहा फोर्थ टर्म जो हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है वो है सेक्शन।
जनरल मीनिंग, सेक्शन का जनरल मीनिंग जैसा कि हम स्कूल में सुने होंगे कि सेक्शन 1, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये अलग अलग सेक्शंस, यानी 500 बच्चों को एक ही क्लास में डाले नहीं, उनको अलग अलग सेक्शन करिए ना, डिवाइड करे। जनरल मीनिंग सेक्शन का भी वही है कि डिवाइड करना। आगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ, इन द कानून के मुताबिक, कानून के हिसाब से, सेक्शन मीन्स टू डिस्क्राइब प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट और कोड। कोई कानून और कोई कोड को जो डिवाइड किया जाता है उसको हम सेक्शन कहेंगे। और हमारे आईपीसी में तकरीबन 511 आईपीसी सेक्शंस है। जैसा कि मैंने कहा, आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉइंट्स है, अलग अलग जो पॉइंट्स है उसको हम आर्टिकल कहेंगे, और जो है आईपीसी में जो होता है उसमें हम सेक्शंस कहेंगे। आईपीसी में 511 सेक्शंस है और कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स है। ये डिफरेंशिएट हमको समझना है और ये हमको इंशाल्लाह याद रखना है। जैसा कि मैंने कहा, आईपीसी में सेक्शंस होते हैं। चलिए हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर लॉ इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर हिंदुस्तानी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आवर कंट्री इज रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तानी दस्तूर के हिसाब से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन की जैसे ही आप किताब खोलते हैं, शुरुआत में ही आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे 470 तक, और कई सारे मेनी अदर लॉज। Any new law enacted should be according to the constitution. If any law is made against the constitution, then it can be rejected. हम अगर कोई नया कानून आप बनाना चाहते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई नया कानून बना रहे और वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चले जाए। अगर ऐसा चले जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चले जाता है, तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ भी जा सकते हैं, और उसका प्रोटेस्ट भी, खैर हमारे हिंदुस्तानी कानून में उसकी इजाजत भी दी गई है। चलिए, जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। हमारे हिंदुस्तान में 2 तरीके के लॉज है, 2 तरीके के कानून बनाए गए हैं। सबसे पहला है क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल लॉज, दूसरा है सिविल लॉज। चलिए, सबसे पहले है क्रिमिनल लॉज, इंप्लीमेंटेड बाय पुलिस थ्रू आईपीसी एंड सीआरपीसी। ये क्रिमिनल लॉ जो है आपको पुलिस के जरिए इंप्लीमेंट किया जाएगा। 2 इसके तरीके, आईपीसी और सीआरपीसी। अभी हमने आर्टिकल्स और आईपीसी के बारे में जाना, आपने अब नया वर्ड सुना सीआरपीसी। तो सीआरपीसी क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। आईपीसी इज द बुक इन विच ऑल क्रिमिनल ऑफेंसेस आर रिटन इन सेक्शन वाइज। आईपीसी की एक ऐसी किताब है जिसमें हिंदुस्तान के सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस इंक्लूड है। यानी अगर कोई आप क्राइम करते हैं तो हर तरीके का क्राइम आईपीसी में मौजूद है, और वो ऑफेंस का वो पनिशमेंट भी आईपीसी के अंदर मौजूद है। उसको हम कहेंगे सेक्शन। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनल लॉज में आपको क्या आएगा, मर्डर आएगा, थेफ्ट आएगा, डकैती आएगा, रेप आएगा, एक्सेट्रा। ये जो क्राइम होते हैं ये आईपीसी के तरफ जाते हैं, और आईपीसी का सेक्शन इसको लगता है। सीआरपीसी, अब ये सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का माना होता है द प्रोसेस फ्रॉम फाइलिंग एन एफआईआर टिल कन्विक्शन। द प्रोसेस, जो अगर कोई क्राइम करता है तो ये जो पुलिस वाले जो इंप्लीमेंट करते हैं, जो पुलिस इसको इंप्लीमेंट करती है, एफआईआर से लेके कन्विक्शन तक जो भी प्रोसीजर होगा उसको सीआरपीसी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एक एफआईआर होता है, कोई क्राइम होता है, एक एफआईआर होता है, तो पुलिस क्या करती है, सीआरपीसी सेक्शन 41 के तहत अक्यूज्ड को एक नोटिस देती है कि तुम अपियर हो, तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेन आई है। और 91 सीआरपीसी जो है कंप्लेनेंट को देती है, ये कहती है कि आपने कंप्लेन किया है, आपकी कंप्लेन के हिसाब से आप अब एविडेंसेस लेकर आइए। तो ये जो प्रोसीजर है, एफआईआर से लेके बेल, बेल से लेके समन, समन से लेके प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट भी उसमें आ जाएगा, उसमें ट्रायल एंड कन्विक्शन भी आएगा। तो ये इतने सारे जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर सीआरपीसी के तहत जाना चाहिए। आईपीसी सेक्शन है और सीआरपीसी प्रोसीजर है क्राइम को जो है कन्विक्शन तक पहुंचाने का, एक्यूज को जो है कन्विक्शन तक पहुंचाने का। अब आइए, दूसरा है सिविल लॉज, लॉ विच आर नॉट रिलेटेड टू क्राइम। ऐसे कानून जो क्राइम से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, मैरिज लॉ, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। ये लॉज जो है आपको क्राइम से रिलेटेड नहीं है, ये सिविल लॉज है। अब इसमें भी आपको प्रोसीजर आ जाएगा सीपीसी,
Civil Procedure Code. The procedure to execute civil matters is called CPC. The procedure to execute criminal matters is called CRPC, Civil Criminal Procedure Code. The procedure to execute civil matter is called CPC, सिविल प्रोसीजर कोड। आप कोई भी सिविल मैटर को जो एग्जीक्यूट करना है सीपीसी के मुताबिक ही आपको करना है। फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ मनी, एक सूट आप जो फाइल करते हैं ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ में, रिकवरी ऑफ लैंड, पार्टीशन सूट, मेंटेनेंस सूट, ये जितने भी सूट्स आप ऑनरेबल कोर्ट में जो फाइल करते हैं, इसका जो प्रोसीजर होगा वो सीपीसी के मुताबिक ही होगा। तो ये है सिविल लॉज। हाँ, अब हम देखेंगे कि मेजर डिफरेंस क्या है क्रिमिनल लॉज में और सिविल लॉज में। सबसे पहला डिफरेंस यह है कि क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट इज जेल एंड फाइन और बोथ, या दोनों भी आपका। जैसा मिसाल के तौर पर आईपीसी का कोई भी आप सेक्शन उठाकर देखिए जिसमें क्राइम है, उसमें आपको लिखा होगा कि अगर कोई ये ऑफेंस करता है तो उसके लिए इतने महीने की जेल होगी और फाइन होगा, या दोनों भी हो सकता है। ये जो है अब जो है मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो किस तरीके से इसकी सजा को एग्जीक्यूट करे। मगर आपको क्रिमिनल लॉज में पनिशमेंट मिलेगी, जेल, फाइन या दोनों भी पनिशमेंट मिल सकती है। पनिशमेंट इन सिविल लॉ इज कंपनसेशन। अब सिविल लॉ में आपका पनिशमेंट क्या होगा? सिविल लॉ में पनिशमेंट कंपनसेशन होगा। हां, अगर कंपनसेशन कोई शख्स नहीं देता है तो फिर उसको जेल हो सकती है। तो ये डिफरेंस हमको जानना चाहिए कि सिविल लॉ में पनिशमेंट क्या है और क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट क्या है, जेल और फाइन। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दीज लॉज देयर आर सम अदर लॉज विच आर यूज्ड इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ देयर आर सम मोर लॉज विच आर यूज्ड इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। वो क्या है अब हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कॉमन लॉज, दूसरा है स्टैट्यूटरी लॉज, तीसरा है ऑर्डिनेंस। अब आप देखिए, सबसे पहले जो कॉमन लॉज है, कॉमन लॉज में क्या आएगा? केस लॉज आएगा, उसके बाद आएगा जुडिशियल प्रेसिडेंट, तीसरा आएगा जज मेड लॉज। अब ये जितने भी लॉज है कॉमन लॉज के अंदर, केस लॉज, जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड जज मेड लॉज, ये सब क्या है? ऑल दीज लॉज मींस लोअर कोर्ट्स कैन टेक द साइटेशंस फ्रॉम एपेक्स कोर्ट एंड पास द जजमेंट इन द सिमिलर केस। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक लोअर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट लोअर है, तो हाई कोर्ट देखता है कि सेम जो मेरे पास केस आया है, सेम केस सुप्रीम कोर्ट के पास भी आया था और सेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया था। तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन लेकर अपने केस में भी सेम जजमेंट पास कर सकता है। तो हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो एक लॉ बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स कोर्ट है, तो एपेक्स कोर्ट का जजमेंट लेकर हाई कोर्ट एक जजमेंट सेम केस में पास कर सकता है। उसी तरीके से लोअर कोर्ट हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट सेम देखकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट भी सेम केस में सेम जजमेंट पास कर सकता है। तो लोअर कोर्ट के लिए हायर कोर्ट का जजमेंट जो है एक लॉ और कानून बन जाता है। चलिए, दूसरा स्टैट्यूटरी लॉज। दीज लॉज आर मेड इन द फॉर्म ऑफ एक्ट। ये लॉज है जो एक्ट के हिसाब में बनाए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई लॉ बनाना है तो वो पार्लियामेंट के जरिए बनाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट को कोई लॉ बनाना है तो असेंबली के जरिए बनाएंगे। लोकल गवर्नमेंट को कोई लॉ बनाना है तो वो म्युनिसिपैलिटीज के जरिए ये लॉ बना सकते हैं। चलिए, तीसरा है ऑर्डिनेंस लॉज। These laws are made by executive bodies। ये laws जो है एक executive body कमिटी बनाई जाती है, उनके जरिए ये लॉ और कानून बनाया जाता है। As directed by the president to CMOs, Council of Ministers to pass authoritative order। ये प्रेसिडेंट के जरिए CMOs को एक ऑर्डर दिया जाता है कि ये लॉ को तुम पास कर दो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक ऑर्डर दिया जाता है कि तुम अथॉरिटेटिव ऑर्डर के जरिए ये कानून को पास कर दो, ये ऑर्डिनेंस पास कर दो। तो इसके जरिए एक लॉ और कानून बनाया जाता है, मगर इसके कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस हम जानने की कोशिश करते हैं। दीज लॉज आर मेड इन इमरजेंसी व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। अगर पार्लियामेंट सेशन में होगा तो बिल डाल देंगे, बिल को पास करा लेंगे, उसको एक्ट बना लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा से पास कर लेंगे और प्रेसिडेंट का नोट ले लेंगे और इसको एक्ट बना देंगे। अगर ऐसा वक्त आ जाए जो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और आपको एक लॉ बनाना है,
कई बार आपने टीवी चैनल्स के डिबेट्स में देखा होगा कि कभी न्यूज़ एंकर हो या पैनलिस्ट हो, वो एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई आपकी गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस क्यों नहीं पास करती है, तो वो कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने फला साल में ऑर्डिनेंस क्यों नहीं पास किया। तो ऑर्डिनेंस क्या है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो एक ऐसा लॉ पास करना होता है जो अर्जेंसी में हो और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। पार्लियामेंट सेशन में होगी तो आप जो पास करा लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा से प्रेसिडेंट का नोट लेंगे और उसको एक्ट बना देंगे। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो अब ऑर्डिनेंस पास होता है। अब आप देखिए, दीज लॉज आर ट्रीटेड एज सिमिलर टू एक्ट। पार्लियामेंट में अगर पास होगा तो भी एक्ट है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा, एक ऑर्डिनेंस बनता है तो भी उसको एक्ट के ही तरह माना जाएगा। मगर उसके अंदर एक कंडीशन ये है कि दीज लॉज must also pass through the parliament within the span of 6 months, otherwise it will be treated as null and void। अगर जो है इमरजेंसी में अगर कोई कानून आप बना दिए जो पार्लियामेंट में नहीं गया है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं जाता है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, आपने ऑर्डिनेंस पास कर दिया, पास करने के बाद 6 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाकर प्रेसिडेंट का नोट लेकर उसको एक्ट बनवा देना है। अगर नहीं बनाएंगे तो 6 महीने में वो ऑर्डिनेंस नल एंड वॉइड हो जाएगा। एक मानो में आप ये कह सकते हैं कि ऑर्डिनेंस की लाइफ जो है सिर्फ 6 मंथ्स की होती है। 6 मंथ्स के बाद उसको एनी हाउ पार्लियामेंट से पास करवाकर उसको जो है एक्ट बनाना जरूरी है, अदरवाइज वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये थे हिंदुस्तानी कानून के कई सारे अलग अलग किस्म के क़वानीन, जिसमें हिंदुस्तान में आपने देखा, जैसा कि मैंने कहा कि क्रिमिनल लॉज भी होते हैं, सिविल लॉज भी होते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी होते हैं, कॉमन लॉज भी होते हैं, एपेक्स कोर्ट के जजमेंट्स भी होते हैं। तो इतनी किस्म के कानून को लेकर हमारा हिंदुस्तान चलता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी मैंने कहा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स जो है हमारा हिंदुस्तान का दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसी हिसाब से हमारा हिंदुस्तान चलता है। और अगर कोई क्राइम करता है तो उसको आईपीसीज लगते हैं, अगर कोई सिविल मैटर्स के खिलाफ जाता है तो फिर उसको ऑनरेबल कोर्ट देखेगा। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स इन इंडिया। इसी तरीके के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं लीगल अवेयरनेस के ऊपर, तो आप खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स के यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं और इसी तरीके के वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।